नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर गौरव चावला है और आज मैं बात करूंगा माल न्यूट्रिशन इन क्रॉनिक लिवर डिजीज में। तो न्यूट्रिशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारी ज़िंदगी में और लिवर जिनका जिन मरीजों का लिवर ख़राब हो गया उसमें न्यूट्रिशन का और भी रोल है। तो माल न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज़ है जो हर फॉर्म ऑफ लिवर डिजीज में होती है और प्रेवलेंस 60 to 90% तक पेशेंट्स में CLD के होती है। और जैसे जैसे लिवर डिजीज की सिवियरिटी बढ़ती है वैसे वैसे मालन्यूट्रिशन की सिवियरिटी भी बढ़ती है। तो इसीलिए हमें मालन्यूट्रिशन को जल्दी पकड़ लेना चाहिए जिससे कि हम अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दे सके और उनकी ज़िंदगी और बेहतर बना सके। तो पहले देखा जाए कि माल न्यूट्रिशन के कॉजेस क्या है लिवर डिजीज पेशेंट में। तो इसमें 3 मेजर हेडिंग्स में मैं ये बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये लोग ऐसे लिवर के पेशेंट्स की भूख खाते कम है। क्यों ऐसे पेशेंट्स लोग खाते कम है, भूख मर जाती है? क्योंकि उन लोग की नौजिया हो रहा होता है, उल्टी जैसा लगता है, उनका टेस्ट बिगड़ गया होता है, उनका कैलोरिक सब्स्टिट्यूशन वो खाने की बजाय अल्कोहल से लेते हैं, वो अपनी डाइट्स को कट डाउन करते हैं, जनरलाइज उनकी वीकनेस, बॉडी में वीकनेस रहती है, चलते फिरते नहीं है, पेट में पानी होने की वजह से उनकी भूख में इतनी नहीं लगती और जल्दी पेट भर जाता है। कभी कभी उनको बेहोशी भी आ जाती है तो उस दौरान भी वो खाते पीते नहीं। तो ये सब फैक्टर्स से उनका इंटेक ऑफ कैलोरीज कम होती है। दूसरा फैक्टर्स जो है वो है माल डाइजेशन एंड माल अब्जॉर्प्शन। इसका ये मतलब है कि वो खाना एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है जितना वो खा रहे हैं, क्योंकि उनका बाइल एसिड जो पूल है वो कम होता है, उनके पोर्टल वेन में कंजेशन होता है, उनकी छोटी आंत जो होती है उसमें थोड़ा सा म्यूकोजल डैमेज होता है तो खाने का पाचन नहीं हो पाता है। साथ साथ कभी कभी ऐसे पेशेंट्स में लिवर के साथ साथ पैनक्रियाज में प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से भी माल एब्जॉर्प्शन होता है, माल डाइजेशन होता है। और ऐसे लोगों के लिवर पेशेंट्स की छोटी आंत में कीटाणु की संख्या भी ज़्यादा देखी गई है, जिसे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ SIBO बोलते हैं, उसकी वजह से भी माल एब्जॉर्प्शन होता है। तीसरा मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट्स भी होते हैं लिवर के पेशेंट में, जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा और इनका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट भी ज़्यादा होता है नॉर्मल के मुकाबले। तो बॉडी को ज़्यादा कैलोरीज और ज़्यादा न्यूट्रिशन रेस्टिंग में भी चाहिए, तो वो ये अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए भी उन्हें ज़्यादा कैलोरीज चाहिए। तो माल न्यूट्रिशन से होता क्या है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? तो माल न्यूट्रिशन से लिवर के पेशेंट्स में देखा गया है कि मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है, मोर्बिडिटी ज़्यादा होती है, ऐसे पेशेंट्स की प्रोग्नोसिस पुअर होती है और ऐसे इन पेशेंट्स को ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस पोस्ट ऑपरेटिव होने के चांसेस, ज़्यादा वेरिसेल ब्लीडिंग, एंकेफेलोपैथी और ज़्यादा एडवर्स क्लिनिकल आउटकम्स होने के चांसेस होते हैं। सो malnutrition is a major prognostic factors that affects the quality of life, outcome and survival. तो पहले ये देखा जाए कि मालन्यूट्रिशन को हम लिवर के पेशेंट्स में असेस कैसे करते हैं। तो मालन्यूट्रिशन को असेस करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री में हमें उनसे पूछना चाहिए कि उनकी भूख कैसी है, उनकी भूख कम तो नहीं हो गई है आजकल, उनका डाइट पैटर्न कैसा है, डाइट पैटर्न तो चेंज नहीं हुआ है, उन्हें अभी उल्टी जैसा या कोई नए सिम्टम्स तो नहीं है, जी मिचलाना, उल्टी जैसा लगना। तो हिस्ट्री से आइडिया लग जाएगा कि उनका इंटेक कैसा है। दूसरा, हम लोग को उनके चेक करना चाहिए बॉडी वेट, बॉडी मास इंडेक्स, स्किन फोल्ड थिकनेस, हैंड ग्रिप स्ट्रेंथ, मिड आर्म सरकमफ्रेंस, वेस्ट सरकमफ्रेंस। ये सब अगर हम नापेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा कि माल न्यूट्रिशन हो रहा है कि नहीं। तीसरा, हम कुछ लैब भी भेज सकते हैं जैसे कि आयरन, जैसे कि एल्बुमिन, प्री एल्बुमिन, ट्रांसफेरिन, आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ग्लूकोज पैनल, लिपिड पैनल, इंसुलिन लेवल, इन सब से आइडिया लग जाएगा कि माल न्यूट्रिशन है कि नहीं। एक बहुत ही बढ़िया तरीका और स्टैंडर्ड तरीका है जिससे हम लोग कहते हैं सब्जेक्टिव ग्लोबल असेसमेंट। ये एक न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग का तरीका है, एक क्वेश्चनायर फॉर्म में होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड क्लिनिकल
एक्सलेंस ने ये रिकमेंड किया है। तो ये फ्रीक्वेंटली यूज मल्टी डायमेंशनल न्यूट्रिशनल असेसमेंट टूल है। इसमें वेट चेंज के बारे में पूछा जाता है, डाइटरी चेंजेस के बारे में पूछा जाता है, कोई उनको जीआई सिम्टम्स है कि नहीं, जैसे कि बतलाना, उल्टी आना, उनका फंक्शनल स्टेटस क्या है, और उनके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को भी देखा जाता है। साथ साथ में बॉडी में सूजन है, पाँव में सूजन है, पेट में पानी है, मसल वेस्टिंग कितनी है, और सब स्कैपुलर फैट कम है कि नहीं, सबक्यूटेनियस फैट कम है कि नहीं, ये सब चीजें देख के एक क्वेश्चनायर फॉर्म में देखा गया है। अब ये देखा गया है कि क्या क्या गाइडलाइंस आई है। तो यूरोपियन गाइडलाइन, जिसे एस्पेन गाइडलाइंस कहा जाता है, अगर हम फैटी लिवर की वजह से लिवर की कमजोरी है तो जो दिखाया गया है वो है कि वेट रिड्यूसिंग डाइट रिकमेंड की गई है। तो ये रिस्क ऑफ कोमोर्बिडिटी के लिए भी और लिवर की हिस्टोलॉजी में फैट कम करने के लिए भी, जो भी ओवरवेट और ओबीस नैश पेशेंट्स है उसमें वेट रिड्यूसिंग डाइट दी गई है। तो हाइपोकैलोरिक डाइट जो दी गई है वो है इररिस्पेक्टिव ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट कंपोजिशन इज एडवाइज्ड। तो जो भी मैक्रोन्यूट्रिएंट कंपोजिशन हो, बट कैलोरी इनटेक शुड बी लेस देन व्हाट द नॉर्मल कैलोरी इनटेक इफ ही इज अ ओबीस नैश पेशेंट। दूसरा ये देखा गया है कि मेडिटेरियन डाइट जो होती है वो लिवर के फैट को और इंसुलिन सेंसिटिविटी को स्टडीज में अच्छा करती है। तीसरा ये देखा गया है कि एक विटामिन होता है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई 800 इंटरनेशनल यूनिट्स, ये अगर नॉन डायबिटिक एडल्ट्स को दिया जाता है जिसको नैश है, तो ये लिवर एंजाइम और लिवर हिस्टोलॉजी दोनों को अच्छा करता है। अच्छा, ये दूसरा रिकमेंडेशन एस्पेन गाइडलाइन की है कि कितना प्रोटीन देना जाता है। अगर पेशेंट का लिवर कॉम्पनसेटेड है और वो माल न्यूट्रिशन नहीं है, नॉर्मल न्यूट्रिशन में है, तब भी उन्हें एटलीस्ट 1.2 ग्राम पर केजी पर डे प्रोटीन देना चाहिए। और अगर माल न्यूट्रिशन है, सार्कोपीनिया है, मसल वेस्टेड है, तो उन्हें एटलीस्ट 1.5 ग्राम पर केजी पर डे प्रोटीन देना चाहिए। और ओरल डाइट जो होती है सिरोटिक पेशेंट की, वो अराउंड देना चाहिए 30 to 35 किलो कैलोरी पर केजी पर डे, इतना उन्हें कार्बोहाइड्रेट, इतनी कैलोरीज देनी चाहिए, और 1.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी पर डे देना चाहिए। और ये भी देखा गया है कि प्रोटीन इंटेक उनको ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए अगर उन्हें बेहोशी आती है, एन्केफेलोपैथी होती है, क्योंकि इसे ऐसे करने से प्रोटीन कैटाबॉलिज्म बढ़ता है। तो उस दौरान भी अब स्टडीज में ये देखा है कि हाई प्रोटीन डाइट ही देती है। अगर कोई पेशेंट है जिसको प्रोटीन टॉलरेट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप वेजिटेबल प्रोटीन दे सकते हैं या ब्रांच चेन अमीनो एसिड दे सकते हैं 0.25 ग्राम पर केजी पर डे। और लॉन्ग टर्म BCA AA सप्लीमेंटेशन प्रिस्क्राइब करना चाहिए हर सिरोटिक पेशेंट्स के लिए। इससे उनका सर्वाइवल भी बढ़ता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ती है। और सभी सिरोटिक पेशेंट्स को एस्पेन गाइडलाइंस में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी देना चाहिए। हम इन दोनों के बारे में भी आगे चल के बात करेंगे। जो इंडियन कंसेंसस स्टेटमेंट है, जो कि न्यूट्रिशन इन क्रॉनिक लिवर डिजीज कंसेंसस स्टेटमेंट फॉर आई नेजल इंडियन नेशनल एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑफ लिवर डिजीज में है। तो अगर हीमोडायनेमिकली स्टेबल पेशेंट है तो इंडियन स्टडीज भी 30 to 35 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट पर डे कैलोरीज रिकमेंड करती है, और प्रोटीन इंटेक बिटवीन 1.2 ग्राम पर केजी पर डे टू 1.5 ग्राम पर केजी पर डे रिकमेंड करती है। दूसरा जो देखा गया, ये बताया गया इंडियंस में कि कार्ब्स जो है वो 50 to 60% ऑफ कैलोरीज होनी चाहिए, और जो फैट्स है वो 20 to 30% ऑफ कैलोरीज पूरी करनी चाहिए। तो ये भी इंडियन स्टडीज में रिकमेंड है। अब क्या ये हाई प्रोटीन डाइट लिवर के पेशेंट्स को क्यों देनी चाहिए? ऐसा देखा गया है स्टडीज में कि एक स्टडी में 80% जो पेशेंट्स थे, जो लिवर पेशेंट्स है, उनको कई चीज़ों में फ़ायदा हुआ है। तो उनके अमोनिया लेवल्स में फ़ायदा हुआ है, उनके दिमागी मेंटल स्टेटस में फ़ायदा हुआ है, और नंबर कनेक्शन टेस्ट जो बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीका है कि कितना अलर्ट है बंदा, उसमें देखा गया है कि हाई प्रोटीन हाई कैलोरिक डाइट में ऐसे 80% लोगों ने बेहतर किया है। दूसरा एक स्टडी की गई थी जिसमें सारे लिवर पेशेंट्स को 1.2 ग्राम पर केजी पर डे प्रोटीन दिया गया था, और
एक को 0 से 1.2 में ग्रेडेड तरीके से प्रोटीन दिया गया था। तो दोनों ही में देखा गया है कि लिवर फंक्शन में बिलिरुबिन, अमोनिया, एल्बुमिन, कोथॉर्म में कोई फर्क नहीं था, बल्कि जिसको कम प्रोटीन दिया गया है उसका मसल ब्रेकडाउन ज़्यादा हुआ है एज कम्पेयर टू 1.2 ग्राम पर केजी पर डे। एक स्टडी में ये देखा गया कि बॉडी में अगर नाइट्रोजन का बैलेंस रखना है और पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस किसी की बॉडी में रखनी है तो लिवर डिजीज पेशेंट को एटलीस्ट 1.2 ग्राम पर केजी पर डे प्रोटीन देना ही देना है, तभी वो पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस पे रह सकता है। और इस स्टडी में ये भी देखा गया है कि उसका प्रोटीन इंटेक 2.8 ग्राम पर केजी पर डे तक भी जा सकता है, उतना टॉलरेट कर सकते हैं लिवर डिजीज पेशेंट। अब बात करते हैं ब्रांच चेन अमीनो एसिड। तो अगर ब्रांच चेन अमीनो एसिड देखा जाए तो हमारी बॉडी में 3 ब्रांच चेन अमीनो एसिड होते हैं, जिसे हम कहते हैं वैलीन, ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसीन। तो रोल क्या है, बीसी इंपॉर्टेंट क्यों है सीएलडी पेशेंट्स में? तो नॉर्मल देखो, अगर अमोनिया का डिटॉक्सिफिकेशन 2 तरीके से होता है, एक मसल में होता है और एक लिवर में होता है 1:1 रेशियो में। लेकिन सीएलडी पेशेंट्स, जिन पेशेंट्स का लिवर खराब हो गया है, तो सारा लोड मसल पे आ जाता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया के लिए। तो मसल उनको BCAA ज़्यादा चाहिए ही चाहिए, तभी वो थोड़ा सा अमोनिया को डिटॉक्सिफाई कर पाएगा, ग्लूटामिन पाथवे की तरफ ले जा पाएगा। इसीलिए BCAA का बहुत बड़ा रोल है सिर्फ सीएलडी पेशेंट्स में। और BCAA का हेपेटोसाइट्स लिवर में बहुत ही फायदे देखे गए हैं, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस में बढ़ाता है, एल्बुमिन सिंथेसिस को बढ़ाता है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस को बढ़ाता है, लिवर के सेल्स की डेथ जो होती है उसको कम करता है, लिवर को रिजनरेशन में मदद करता है, ग्रोथ फैक्टर्स जो लिवर के होते हैं उसको बताता है, इम्यून सिस्टम को मदद करता है, इंसुलिन को सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, तो और लिवर कैंसर सेल्स के प्रोलिफरेशन को कम करता है। तो सभी स्टडीज में BCAA को रिकमेंड किया गया है। जो BCAA सिरोटिक पेशेंट्स में होते हैं वो कम होते हैं, और एक दूसरे जो नॉर्मल एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड ज़्यादा है, BCAA एसिड कम है, इसे कहते हैं लो फिशर रेशियो। तो फिशर रेशियो सीएलडी पेशेंट्स में लो होता है, प्लाज्मा BCAA बहुत ही कम होते हैं लिवर पेशेंट्स में। तो ऐसे पेशेंट्स को देखा गया है कि मसल मास कम होता है, हेपेटिक एनकेफेलोपैथी यानी बेहोशी में जाने के चांस ज़्यादा होते हैं, लिवर कैंसर होने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो एडवर्स आउटकम्स होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ BCAA इज हाईली रिकमेंडेड इन ऑल पेशेंट्स ऑफ सिरोसिस। दूसरा अब देखा जाए MCT, जिसे कहते हैं मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड। तो इसका क्या फायदा है? बज़वर्ड इज ये रैपिड और सिंपल है, तो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं और सिंपल मॉलिक्यूल्स है। इसको कोलिसिस्टोसिस के, जिसे कोलिसिस्टोकाइनिन कहते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं होती है एब्जॉर्प्शन के लिए। ये यूजुअली आराम से पैसिवली डिफ्यूज कर जाते हैं GI ट्रैक्ट से फ्रॉम पोर्टल सिस्टम, और इसको फर्दर पैकेजिंग नहीं रिक्वायर होती है MCT को। और MCT जो है डिपेंड नहीं करता है कार्निटिल एसाइल ट्रांसफरेज सिस्टम में फॉर ट्रांसपोर्ट इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया फॉर बीटा ऑक्सीडेशन। तो ये प्रोवाइड मोर रैपिड मेटाबॉलिज्म ऑफ MCT एंड इम्प्रूव यूटिलाइजेशन इवन इन द स्टेट्स ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी। तीसरा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का क्या रोल है? तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस देखा गया है कि बहुत ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंजरी कॉमन है लिवर पेशेंट में, स्पेशली फैटी लिवर डिजीज पेशेंट्स में। तो इम्पॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन प्रिवेंशन ऑफ नेफल पेशेंट्स अगर देखा जाए तो सबसे पहले मैं विटामिन ई की बात करता हूँ। विटामिन ई को दिया जाता है 800 से 1000 इंटरनेशनल यूनिट में, और ये फैटी लिवर में सभी फैटी लिवर पेशेंट्स को दिया जाता है। तो स्टडीज़ में देखा गया इसका एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट से लिवर की हिस्टोलॉजी कम हो जाती है, लिवर की फैट कम हो जाती है, उसकी फाइब्रोसिस कम हो जाती है। सेकेंड जो माइक्रोन्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट है वो है विटामिन डी। तो विटामिन डी बहुत ही ज़्यादा जीन्स को कंट्रोल करता है जो ग्लूकोज और फैट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जो है फैटी लिवर की पैथोजेनेसिस भी बढ़ जाती है। इसका एंटी इंफ्लेमेटरी रोल भी है मैक्रोफेजेस पे, बीटा एंड टी हेल्प सेल्स पे। दूसरा, विटामिन सी ऑल्सो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है जो हेल्प करती है नेफल पेशेंट्स को।
तो विटामिन ई, विटामिन सी सभी NAFLD पेशेंट्स में हेल्प करते हैं। तो ये तीनों ही विटामिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हेल्प करते हैं। तो अगर मैं अपनी इस टॉक को समराइज करूं तो ये कहना चाहूँगा कि माल न्यूट्रिशन बहुत ही कॉमन है लिवर डिजीज पेशेंट्स में। माल न्यूट्रिशन को हमें सही और जल्दी तरीके से आंकना चाहिए, हिस्ट्री टेकिंग से मेजर करना चाहिए, बॉडी वेट से, BMI, स्किन फोल्ड थिकनेस से, सब्जेक्टिव ग्लोबल असेसमेंट से, और हमें जल्दी उसका करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए प्रॉपर। तो न्यूट्रिशन एडवाइस ज़्यादातर लिवर पेशेंट्स को कह दिया जाता है कि आप लोग उबला खाइए, गलत है। हम लोगों को प्रॉपर एक डाइटिशियन के कंसल्ट के साथ उन्हें रिकमेंड करना चाहिए 30 to 35 किलो कैलोरी पर केजी पर डे ऑफ कैलोरी इनटेक। प्रोटीन इनटेक हमें अच्छे से अच्छा 1.2 to 1.5 ग्राम पर केजी पर डे। साथ में ही हमें उन्हें BCAA का सप्लीमेंटेशन कहना चाहिए एटलीस्ट 0.25 ग्राम पर केजी पर डे। और लास्टली हमें फोकस करना चाहिए सिंपल फैट्स में जो कि MCTs होते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में भी फोकस करना। अगर ये सब हम लोग करेंगे तो हम CLD पेशेंट्स को, लिवर पेशेंट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से और लंबे तरीके से उनका न्यूट्रिशन को प्रिजर्व कर सकते हैं और उनको बेहतर आउटकम, बेहतर जिंदगी दे सकते हैं। थैंक यू।